हेलो स्टूडेंट, डीडीबी ट्यूटोरियल के डीडीबी एनसीईआरटी स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। हम डीडीबी एनसीईआरटी स्कूल में क्लास 11th के पहले चैप्टर में हैं और पहला चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड के बारे में हमें देखना है। हमने इस लिविंग वर्ड को कई सारे पार्टों में डिवाइड करके आप लोगों को एक एक लेक्चर, हर पार्ट का एक लेक्चर तैयार किया है। तो आप हर पार्ट को देखें कि इसमें कितने पार्ट होंगे और कितने पार्ट होंगे और कितने लेक्चर होंगे। तो इन पार्टों को एक बार देख लें और उसके बाद एक पार्ट को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने इनको करीब करीब आपको एक चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। इन चीज़ों को अगर समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि इसको डिटेल कितना किया गया है और इतना डिटेल क्यों किया गया है, क्योंकि हमें चीज़ों को समझना है ना, पॉइंट को समझना है। तो इसको डिटेलिंग की गई है। डिटेल समझने के लिए आपको दिखाया गया कि आप इसको कितने कितने टॉपिक्स होंगे और कोई टॉपिक तो छूट ना रहा है इसमें। इन चीज़ों को देखने के लिए मैंने इनको 5 पार्ट में बांटा है। पहला पार्ट है ये, जिसमें हम लोगों को डाइवर्सिटी के बारे में जानना है, लिविंग के बारे में जानना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग का डेफिनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं लिविंग। उसके बाद कैरेक्टर्स क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको जानना है ना। पहले पार्ट में बस इतना ही होगा कि लिविंग क्या है। तो उससे और एक वर्ड इसमें आएगा आपको इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया है। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि हमारा ये बायोलॉजी पहला क्लास होगा। हम लोग क्लास 10th के बाद अपने रास्ते को बदलते हैं कि हम लोग अब 11th में जाएंगे और 11th में हम बायो ग्रुप चुनेंगे ना। तो हम लिविंग के बारे में जानेंगे, लाइफ के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम बायोलॉजी चुनेंगे तो बायोलॉजी के बारे में भी जानेंगे। दूसरे टर्म में हम लोग डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कितने तरह के डाइवर्सिटीज हैं। यहाँ हमने बायोडाइवर्सिटी, यहाँ डाइवर्सिटीज पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे, सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मतलब इस वाले पार्ट में हम लोग टेक्सोनॉमी की बेसिकली बात करेंगे कि क्या है टेक्सोनॉमी, हम टेक्सोनॉमी को स्टडी कैसे करते हैं, कितने तरह के टेक्सोनॉमीज होते हैं ना, ऑर्गेनिज्म को कितने भाग में बांटा गया, टेक्सोनॉमी के कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, ये सारी चीज़ें इनमें देखेंगे। हम लोग रूल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। तीसरे चैप्टर में यानी तीसरे पार्ट में हम लोग टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, हायरार्कीज, क्लासिफिकेशन ना, और प्लांट और एनिमल के क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये सारे आपके एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे तो आपके करीब करीब 70, 80, 90% के क्वेश्चन को ये सॉल्व कर देंगे ना। 90% तो मान ही सकते हैं। आगे उसके बाद चौथे पार्ट में हम टेक्सोनॉमिकल एड्स, हर्बेरियम और उसके बाद बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे ना। कुछ कीज होंगे टेक्सोनॉमिक की, उसके डिफरेंशिएशन, कुछ फ्लो चार्ट, माइंड मैप चार्ट, ये सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे ना। और पाँचवें में हम लोगों ने पाँचवें में बात किया गया है एनसीईआरटी से इम्पॉर्टेंट लाइंस क्या क्या हैं इस चैप्टर से संबंधित ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बोर्ड के लिए, नीट के लिए क्या इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होंगे, कुछ एमसीक्यूज हम आपको सॉल्व करवाएंगे, चैप्टर की समरीज होगी, 1 वर्ड आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये इनको 5 सेक्शन में बांटा गया है और पांचों सेक्शन को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। और इसमें इतना कंप्लीट हो जाएगा कि आपके एनसीईआरटी यानी बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके आपको पता चल जाएंगे, यानी कंप्लीट आपको बायोलॉजी की चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ प्रयास है कि बेसिकली देखो, सारी क्लासेस तो हम नहीं प्रोवाइड कराएंगे। हमने बायोलॉजी की सारी क्लासेस मिलेंगी, हर लेवल की मिलेंगी ना। जैसे आपने डीडीबी एनसीईआरटी स्कूल में रहेंगे तो आपको एनसीईआरटी से संबंधित सारी चीज़ें मिलेंगी। एक डीडीबी का पीजी कॉलेज बैच होगा, उसमें आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी चीज़ें मिलेंगी ना। तो और ये सब करीब करीब अभी तक तो केवल बायोलॉजी के लिए है, ठीक है। आगे चल के ये इसमें भी डाइवर्सिटी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल में यह चैनल
कंप्लीटली बायोलॉजी के लिए रिस्ट्रिक्टेड है और इस चैनल में कंप्लीटली बायोलॉजी की ही बातें की जा रही हैं डीडीबी एनसीईआरटी स्कूल में या डीडीबी पीजी कॉलेज में। चलें हम आगे, हम देखते हैं पहले पोर्शन पे। पहला पार्ट हमारा क्या था? पहले पार्ट में हमें इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन हम किसका पढ़ेंगे? बायोलॉजी की, ठीक है। दूसरा हम डायवर्सिटी पढ़ेंगे, लिविंग्स पढ़ेंगे, व्हाट इज द लिविंग, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या हैं इनके बारे में भी जानेंगे। चलो धीरे धीरे बातों को समझते हुए एकदम आराम से चलेंगे, बातें समझ में आएंगी, आसान है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी को समझते हैं कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी होता है साइंस ऑफ लाइफ ना। बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो बायोलॉजी, द बायोस मतलब होता है लाइफ ना, लॉजी मतलब स्टडी। हम लोग जब लाइफ की स्टडी करते हैं तो उनको हम बायोलॉजी कहते हैं ना। बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं ना। बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। आगे बात करते हैं, अर्थ इज द होम ऑफ। अर्थ जो है वो मिलियन साल पहले तक का क्या है? हमारे मिलियनों साल से, कई करोड़ों साल से जीवन का घर माना जाता है। पृथ्वी पे ही माना गया है कि जीवन पाया गया है। बहुत सारे ऐसे ग्रह उपग्रह और भी देखे गए जिन पे अभी लाइफ नहीं है। माना जाता है कि पृथ्वी के जैसे और भी पृथ्वी हुआ करते होंगे, लेकिन अभी उसका कोई पुष्टि इन बातों की नहीं की गई है, ठीक है। तो पृथ्वी के अगल बगल जितने भी इनके सहायक ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं ना, उन पे अभी लाइफ नहीं है। तो लाइफ जो है, अर्थ जो है, वो हमारा क्या है? लाइफ का मतलब हाउस ऑफ लाइफ या होम ऑफ लाइफ है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर माना जाता है मिलियनों साल से, ठीक है ना। और यहाँ पे मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यानी इस पृथ्वी को जीवन का घर माना जाता है और इस पे मिलियंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उनमें से कुछ आइडेंटिफाइड हैं और कुछ आइडेंटिफाइड नहीं हैं, ठीक है। सभी ऐसे नहीं कि सभी लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर दिया है या हमारे साइंटिस्टों ने किया है। जो ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पे पाए जाते हैं वो कोई जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक ही शेप साइज के हों ना। उनकी शेप, साइज, आकार, प्रकार सब कुछ बदला हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दीज ऑर्गेनिज्म जो पृथ्वी पे पाए जाते हैं, मिलियन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दीज ऑर्गेनिज्म डिफर इन साइज, शेप, कलर, स्ट्रक्चर, हैबिट, फूड हैबिट एंड लाइफ स्पैन। सबका अलग अलग शेप, साइज, स्ट्रक्चर, ठीक है, कलर, हैबिट, खाने का तरीका, यानी कोई कार्निवोरस है, कोई ऑमनिवोरस है, कोई हर्बीवोरस है, जीवन काल, कोई एक दिन जीता है, कोई 2 दिन जीता है, कोई हजारों साल जी रहा है। तो सबका जीने का अपना अपना अलग अलग पैरामीटर है, सबका अपना अपना शेप साइज है। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ना, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है। तो ये है क्या? हमारे बायोलॉजी की एक खूबसूरत सी विशेषता है और ये हमारी डाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट माना जाता है। आगे कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, वेरी स्मॉल, जैसे बैक्टीरिया हो गया। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वाइल्ड, अदर इज वेरी लार्ज, कुछ बहुत बड़े हैं जैसे ब्लू व्हेल हो गया ना, और कुछ जैसे जाइंट क्या है, सिकोया का पेड़ है जो बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो क्या है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा गया। तो लिविंग जो होते हैं, यानी सॉरी, बायोलॉजी जो होती है उसको हम कहते हैं लाइफ, कहते हैं साइंस का, लाइफ ऑफ साइंस कहा जाता है ना। और इसको हम लोग हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, जीवों का विज्ञान कहा जाता है। और हमारी पृथ्वी पे अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं, मिलियन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उनके शेप, साइज, कलर, वेट, खाने का तरीका, रहने का तरीका, सब कुछ अलग अलग है। आगे अगर हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं ना, पृथ्वी पे तो बहुत तरह के इन्वायरमेंट है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट में रहते हैं? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं और ये करीब करीब हर जगह कुछ न कुछ, कोई न कोई ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। जैसे ऑन लैंड, जमीनों पे पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं। इनसाइड द ऑर्गेनिज्म कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं एज अ पैरासाइट, ठीक है। डेजर्ट में पाए जाते हैं, पोलर रीजन पे पाए जाते हैं, माउंटेन पे पाए जाते हैं, समुद्र के बहुत गहराइयों में भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं भैया जी।
ठीक है। आगे हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी। ये तो आपका पहला पॉइंट था कि लिविंग क्या है, मतलब बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी को हमने जान लिया कि बायोलॉजी में कौन कौन से कैसे होंगे। अब हम डाइवर्सिटी जानते हैं कि बायो में डाइवर्सिटी कितनी है, विभिन्नताएं कितने हैं, प्रकार कितने हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते होंगे। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब है, डाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ, ये डाइवर्सिटी मीन द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ना फाउंड ऑन अर्थ, पृथ्वी पे पाए जाने वाले अलग अलग विभिन्न प्रकार की जीव जातियों को ना, जीव जंतु है, प्लांट है, एनिमल है ना, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सबको अगर हम एक जगह पे रखें तो हम कहेंगे कि दीज आर द डाइवर्स वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इनको हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे द वर्ड बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायो मतलब होता है लाइफ, अभी बताया गया था। डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटीज या विभिन्नताएं ना, वैरायटीज कहते हैं या विभिन्नताएं कहते हैं या विविधता कहते हैं। इसको हम हिंदी में अगर बेसिकली जानेंगे तो इसको जैव विविधता कहते हैं। ठीक है भैया, आगे देयरफॉर द बायोडाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी क्या है, वैरायटी ऑफ लाइफ ना, फॉर्म्ड प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जो हमारे पृथ्वी पे पाया जा रहा है। चलिए, जैसे देखेंगे प्लांट की वैरायटीज देखते हैं, तो प्लांट जो है उसमें मैंगो है, नीम है, रोज है, वीट है, लोटस है। एनिमल की बात करेंगे, टाइगर है, लायन है, एलिफेंट है, ह्यूमन है, पिकॉक है, और भी बहुत है। हमने तो खाली छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया कि डाइवर्सिटी कैसे, बैक्टीरिया है, आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, ईस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। अगर फंगस की बात करते हैं, मशरूम है, राइजोपस है, एल्गी की बात करते हैं, स्पायरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास है। ये सब अलग 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 जीव जंतु हैं जो हमें दिखाते हैं कि हमारे पृथ्वी पे वेरिएशन है, हमारे पृथ्वी पे डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है भैया, आगे इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। हमारे डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस क्या है ना, डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस क्या है, तो कई सारे इंपॉर्टेंस है। तो देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ डिफरेंस, नंबर ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। कौन कौन से हैं, ये मेंटेन करता है हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को ना। बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। इकोलॉजिकल बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है, प्लांट क्या करता है, हमें फूड देता है ना, प्लांट हमें फूड प्रोडक्ट देते हैं, उन फूड प्रोडक्टों को हम खाते हैं। प्लांट हमें फूड प्रोडक्ट देते हैं और उन फूड प्रोडक्टों को एनिमल क्या करता है, खाता है। तो दोनों का बैलेंस हो गया। अब न्यूट्रिएंट जो नहीं खा पाया या जो प्लांट मर गया, जो एनिमल मर गया, उसको क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं और रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट का ना। जो प्लांट के द्वारा प्रोडक्ट बनाया गया उसे हम नहीं खा पाए तो उसे फिर प्रकृति में मिला देना है, तो उसको प्रकृति में फिर कौन मिलाएगा, उसको प्रकृति में फिर मिलाने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये डिकम्पोजिशन है। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस कराता है डाइवर्सिटी। खाली प्लांट रहे तो उनको खाएगा कौन, खाली प्लांट और एनिमल रहे तो बच जाएगा तो उनको सड़ाएगा कौन। तो इसीलिए ये तीनों का होना जरूरी है, और ये तीनों क्या करते हैं, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक है ना। दूसरा है फूड प्रोवाइड करना ना, प्रोवाइड फूड, ह्यूमन ऑब्टेन फूड फ्रॉम, जो फूड आएगा उसको ह्यूमन खाएगा, क्रॉप से फूड मिलेगा। ठीक है, फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल, फिश, मिल्क, एग, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से मिलते हैं। सोर्स ऑफ मेडिसिन, हमारा बायोडाइवर्सिटी मेडिसिन का भी सोर्स है। बहुत सारे मेडिसिन हैं जो हमें प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। जैसे नीम से हमें मिलता है ना, नीम से बहुत सारे एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स मिलते हैं, बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं। तुलसी से बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं, और पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक मिलते हैं। ठीक है, और कुछ फंगस भी होते हैं जिनसे हमें मेडिसिन मिलते हैं। आगे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है। क्यों, क्योंकि ये हमें इनसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मिलते हैं ना, हमारी इंडस्ट्री इनके ऊपर डिपेंड होगी। इकोनॉमी का मतलब समझ रहे हैं, इकोनॉमी का मतलब होगा कि हमारे
हमें आर्थिक रूप से, हमें पैसे से मदद करेगा। तो कैसे मदद करेगा? एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी से आते हैं, फॉरेस्ट है उनसे हमारा इकोनॉमी बढ़ता है, मछलियों की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग रेट होता है, ठीक है। डेयरी फार्म जो होते हैं ना, डेयरी फार्मिंग, ये भी अलग अलग तरह के गाय, अलग अलग तरह के भैंस, जिनका हम उत्पादन कर, जिनसे हम मिल्क का उत्पादन करते हैं और अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है भैया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी मदद करता है। बायोडाइवर्सिटी हेल्प टू ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अगर पेड़ पौधा रहेगा अलग अलग तरह के, तो हमारे पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलेंगे ना। कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करवाता है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करते हैं। सॉइल का कंजर्वेशन होता है और वाटर साइकिल को बैलेंस करने का भी काम करता है। इन्वायरमेंट की मदद में ये चीजें आ जाती हैं। अब बात आती है लेवल ऑफ डाइवर्सिटी। विभिन्नता के क्या लेवल होंगे ना? तो विभिन्नता का लेवल होगा, जेनेटिक लेवल होगा, स्पीसीज का लेवल होगा ना। विभिन्नता के कौन कौन से लेवल होंगे? जेनेटिक लेवल होंगे, स्पीसीज के लेवल होंगे और इकोसिस्टम के लेवल होंगे ना। तो अब जेनेटिक लेवल पे क्या कहेंगे? अब देखो, जैसे चावल है तो चावल तो एक ठे है ना। अब इसमें सोनम है, अमन है, बासमती है, ठीक है ना, ये काला नमक है, ऐसा ऐसा करके बहुत सारे चावल आते हैं। तो चावल तो एक है लेकिन उसमें विभिन्नताएं बहुत सारी हैं, ठीक है ना। तो वो जो विभिन्नता कही जाएगी वो डाइवर्सिटी किसके लेवल की है? वो जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी कही जाएगी ना। अब चावल हमारे यहाँ हो रहा है वो अलग हो रहा है, और उधर हिमाचल में हो रहा है वो अलग हो रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इकोलॉजिकल हो जाएगा ना। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। यहाँ रहने वाले लोग, हमारे यहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग ऐसे हैं, और अगर उधर चले जाओ नेपाल उपाल साइड में चले जाओ तो वहां पे रहने वाले लोगों का मुंह थोड़ा चपटा है, आंख छोटी है, तो वहां की डाइवर्सिटी। तो इस डाइवर्सिटी को क्या कहा जाएगा? ये डाइवर्सिटी जेनेटिक नहीं, ये डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कही जाएगी, ठीक है भैया। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब स्पीसीज में भी परिवर्तन ना होंगे। तो अब देखिएगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी वेरिएशन इन जीन में वेरिएशन रहेगा तो उनको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहेंगे, और ये सेम स्पीसीज के हो सकते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्सिटी इन जीन और स्पीसीज सेम हो सकता है। अब इसमें क्या होगा? वैरायटी ऑफ राइस एंड व्हीट। अब चावल का रेट, चाहे वो बासमती है, चाहे वो सोनम है, चाहे वो अमन है, चाहे आपका काला नमक है, चाहे जो भी चावल है, उन सभी चावलों का नाम ओराइजा सटाइबा ही रहेगा, लेकिन केवल उनकी वैरायटी मतलब उनके जीनों में परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे ट्रिटिकम गेहूं है तो इनका नाम ट्रिटिकम एस्टिमम, ट्रिटिकम वल्गैरिस। तो अलग अलग, जैसे ट्रिटिकम नाम है, ट्रिटिकम नाम ही रहेगा, लेकिन उनके क्या होंगे? वैरायटीज अलग अलग होंगे, ठीक है ना। मोती है, हीरा है, पता नहीं अलग अलग ऐसे गेहूं के नाम होते हैं। आगे बात करते हैं डिफरेंट स्पीसीज। और स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या है ना? तो जीन इनमें परिवर्तित रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ स्पीसीज भी परिवर्तित रहेगा, और वो रहेंगे एक ही एरिया में ना। रहते कहाँ हैं? एक एरिया में रहेंगे। जैसे आपको फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, डियर है, टाइगर की बहुत सारी बर्ड है, स्नैक हैं, और ये मंकीज हैं। तो ये क्या करते हैं? ये अलग अलग, जैसे टाइगर है तो इसका नाम है पैंथेरा टाइगरिस, शेर है तो उसका नाम है पैंथेरा लियो, ठीक है ना। तो ऐसे नाम उनके बदल बदल के उनकी स्पीसीज बदलेगी और वो रहेंगे एक ही एरिया में, ठीक है ना। तो इनको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब वो रहेंगे, उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक ही रहेंगे, लेकिन वो अपने आप में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर लिए हैं वातावरण के हिसाब से, तो वो आपके स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे, पेरेंट्स सेम रहेंगे। चलो आगे बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोज का मतलब होता है, या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इको का मतलब होता है हाउस और सिस्टम का मतलब होता है अरेंजमेंट। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके घर का अरेंजमेंट अपना अलग अलग होता है, तो उनकी डाइवर्सिटी भी अलग अलग होती है। कोई जंगल में रहता है तो जंगल की तरह रहता है, कोई पानी में रहता है तो उसमें पानी की तरह, पानी में रहने के लिए एडॉप्टेशन होते हैं, परिवर्तन होता है उनके बॉडी में। कोई डिजर्ट में रहता है तो उसके अंदर डिजर्ट में रहने के लिए परिवर्तन हो जाता है। ग्रासलैंड में रहेगा तो उसके ग्रासलैंड में रहने के लिए परिवर्तन हो जाएगा। तो जगह जगह पे
ये परिवर्तन या डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलते हैं। तो डिफरेंट इन इकोसिस्टम, अब ऑन द अर्थ कहाँ कहाँ रहेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो फॉरेस्ट में है, डिजर्ट में है, ग्रासलैंड में है, ओशन में है, रिवर में है। ठीक भैया, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लिविंग ना, तो डाइवर्सिटी की बातें हो गई, बायोडाइवर्सिटी की बातें हो गई ना। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लिविंग के बारे में। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द बायोलॉजी, या बायोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लिविंग, जीवन, जीवन किसको कहते हैं या जीवित किसको कहते हैं, कौन है लिविंग ना। तो लिविंग, अब कुछ कैरेक्टर्स आएंगे लिविंग के, कहेंगे कि अगर ये कैरेक्टर कोई शो कर रहा होगा तो लिविंग होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक्सेप्शन के तौर पे भी देखे जाते हैं। अब देखिएगा, द साइंस डील्स विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफर फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफर होते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। क्यों? क्योंकि वो परफॉर्म नहीं करते लाइफ के प्रोसेसेस को। अब लाइफ का प्रोसेस है क्या भाई, क्या ऐसा प्रोसेस है जो नॉन लिविंग परफॉर्म नहीं करता? तो लिविंग किसको कहते हैं, जैसे ह्यूमन है, डॉग है, मैंगो का ट्री है, अब बहुत सारा ट्री, खाली मैंगो हमने एग्जाम्पल के तौर पर दिया, बटरफ्लाई है, बैक्टीरियन है, ये सब क्या है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत माने जाते हैं। नॉन लिविंग को अगर हम देखते हैं तो स्टोन है, टेबल है, वाटर है, एयर है, ग्लास है, ये सब आपके नॉन लिविंग के अंतर्गत माने जाएंगे। ठीक है भैया, चलो अब देखो कैरेक्टर ऑफ लिविंग क्या है, लिविंग के कैरेक्टर्स क्या होंगे। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सर्टेन कॉमन फीचर, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्मों के अंदर कुछ कॉमन फीचर पाए जाते हैं। दीज कैरेक्टर हेल्प टू आइडेंटिफाई ना, हेल्प टू आइडेंटिफाई, ये करवाता है कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है, ये कैरेक्टर आइडेंटिफाई करवाने में मदद करते हैं। जैसे ग्रोथ होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एडाप्टेशन होता है भैया। ठीक है, ये सारी घटनाएं लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। चलिए देखते हैं, अब हम बात करते हैं ग्रोथ। आता है बात ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है क्वांटिटेटिव चेंज ना। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर क्वांटिटेटिव चेंज होता है तो उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। क्वांटिटेटिव चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन द क्वांटिटी, चेंज इन द क्वांटिटी, किसी में किसी की क्वांटिटी बढ़ जाए, मात्रा में परिवर्तन होता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग ग्रोथ के अंतर्गत कंसीडर करते हैं कि इनमें ग्रोथ हुआ है। ठीक भैया जी, ठीक। तो अब यहाँ याद रखना है कि अगर कोई का मास बढ़े, कोई का साइज बढ़ेगा तब भी मास बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तब भी मास बढ़ेगा, ठीक है ना, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाए तब भी मास बढ़ जाता है। तो अगर ये होता है किसी ऑर्गेनिज्म में तो हम कहते हैं कि उनमें ग्रोथ हो रहा है ना। अब ग्रोथ अगर प्लांट में देखें तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस होता है, जब तक वो जिंदा रहेगा प्लांट तब तक उसके अंदर ग्रोथ होता रहेगा। तो प्लांट कंटिन्यूअस ग्रो थ्रू आउट ऑफ देयर लाइफ, प्लांट अपने पूरे जीवन में ग्रोथ करता रहता है। तो पूछेगा कि क्यों ग्रोथ करता रहता है, तो प्लांट के पास पाए जाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाने के वजह से प्लांट जो है वो कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो प्लांट जो है, बनियन का ट्री है, बरगद का पेड़, मैंगो है, सनफ्लावर है, प्लांट है, और ये कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं जब तक ये जीवित रहते हैं। अभी नहीं कि मरने के बाद ये या इनको काट दिया जाए तब भी ग्रोथ करते रहते हैं। ह्यूमन में जो ग्रोथ होता है वो सर्टेन एज तक होता है ना। ह्यूमन या एनिमल जो है वह कंटिन्यू ग्रोथ नहीं करता रहता, वो कुछ एज तक, अब उसका एज अगर 5 साल है तो 5 साल तक, 5 साल में वो 2-2.5 साल तक ग्रोथ करेगा। जैसे हम लोगों की एज मान लीजिए 60-70 साल है, तो हम लोग एक निश्चित एज यानी 35 साल तक ग्रोथ करते रहते हैं, उसके बाद धीरे 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 बॉडी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, या धीरे धीरे बॉडी क्या होती है, ग्रोथ रुक जाता है, और
उसके बाद जब समय आता है एजिंग के साथ साथ बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा डिक्रीजमेंट होने लगता है। तो क्या कह रहा है, एनिमल ग्रो ओनली सर्टेन एज ना, जैसे ह्यूमन है, काऊ है, डॉग है, ठीक है। ग्रोथ अकर, ग्रोथ किसके द्वारा होता है, सेल डिवीजन के द्वारा होता है और सेल के इनलार्जमेंट के वजह से होता है। पूछे ना कि ग्रोथ क्यों होता है, तो ग्रोथ होता है सेल डिवीजन की वजह से। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल के होने की वजह से उसके अंदर सेल डिवीजन होता है, और एनिमल में किसके वजह से होता है, सेल डिवीजन और सेल की लंबाई चौड़ाई बढ़ने की वजह से होता है। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो ग्रोथ का कुछ एक्सेप्शन भी होगा ना, ग्रोथ का कुछ एक्सेप्शन भी होगा। तो कहेंगे क्या वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे मान लो ये पहाड़ है और पहाड़ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं क्रिस्टल आके ना, तो क्रिस्टल के डिपॉजिट होने से क्या वो बढ़ गया साइज, तो क्या इसको ग्रोथ कहा जाएगा, तो ना ही इसको ग्रोथ नहीं कहेंगे। तो यहाँ एक्सेप्शन पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। सम नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो इंक्रीज इन साइज, जैसे हो गया क्रिस्टल्स, माउंटेन और सैंड ना, वो बालू के जो टीले होते हैं वो भी उड़ उड़ के बालू आता है और इनके टीलों की साइज ऐसे बढ़ती रहती है, तो क्या वो भी ग्रोथ है, तो ना भैया वो ग्रोथ नहीं है। तो ग्रोथ अलोन इज नॉट डिफाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ लाइफ। ग्रोथ लाइफ का कैरेक्टर है, लेकिन अगर केवल ग्रोथ को देखा जाए तो केवल ग्रोथ ही लाइफ जिंदा होने का कैरेक्टर नहीं है। उसके लिए उनके सारे पैरामीटर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ग्रोथ करते हैं लेकिन वो लिविंग नहीं है भैया। चलो आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन भी एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टर होता है किसका, ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ना। तो देखिएगा, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की करता है। अगर जो ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है उसे हम लिविंग कहेंगे। तो भाई जो नहीं करता है उसको लिविंग नहीं कहेंगे, वो भी लिविंग है। तो एक्सेप्शन इसमें भी आएगा एक ना, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रखता वो भी लिविंग है ना, तो यहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगा। इट मीन्स द फंक्शन टू कंटिन्यू द स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो प्रोड्यूस करने की का फंक्शन करता है, या जिसके अंदर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज की कैपेबिलिटी होती है, द ऑर्गेनिज्म दे आर कॉल्ड, दे आर रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड दे आर लिविंग। ओके, अब रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो यूनिपेरेंटल होगा, एक पेरेंट, ओनली वन पेरेंट प्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा है तो फीजन करेगा, बाइनरी फीजन है, हाइड्रा करेगा बडिंग से, और ईस्ट करता है बडिंग से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ये बस केवल बेसिक चीजें हैं। सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमिट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, गैमिट के फॉर्मेशन होते हैं, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है, जाइगोट का निर्माण बनता है, और ये जाइगोट जो है वो बेबी बनाता है, ठीक है ना, बेबी का निर्माण करता है। ह्यूमन में होता, बर्ड में होता, फ्लावरिंग प्लांट में होता, तो इन जगहों पे इस तरीके से ये प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और ये लिविंग है। अब इनके एक्सेप्शन को भी हम थोड़ा देखेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भेजा जाता है इस प्रोसेस के थ्रू ना, और प्रोड्यूस वेरिएशन, क्योंकि स्पर्म अलग है, ओवा अलग है, दो कैरेक्टर जब एक साथ मिलेंगे तो एक नए कैरेक्टर को भी जन्म देंगे। तो पुराना कैरेक्टर तो रहेगा, उसके साथ साथ कुछ नए कैरेक्टर भी आते हैं, इनको हम वेरिएशन कहते हैं, जिसके वजह से ये ऑफस्प्रिंग जो बच्चा पैदा हुआ है वो माता पिता से थोड़ा अलग रहेगा ना, अलग रहेगा। तो उस अलगाव है, जो डिग्री ऑफ डिफरेंस होता है
बच्चों में और माता पिता के अंदर जो डिग्री ऑफ डिफरेंस होता है उनको हम वेरिएशन कहते हैं। ठीक भैया, चलो आगे। अब देखिएगा एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन है मूल ना, स्टेराइल वर्कर ऑफ हनी बी, ठीक है ना, स्टेराइल वर्कर, इनफर्टाइल ह्यूमन, ठीक, ये सब नए जनरेशन यानी बच्चे नहीं पैदा कर सकते। मूल मतलब खच्चर, ये आपका वर्कर जो होता है वो हनी बी का वर्कर जो है वो फर्टाइल नहीं होता, फीमेल होती है लेकिन फर्टाइल नहीं होती, स्टेराइल होती है। स्टेराइल मतलब बच्चे पैदा ना कर पाने की क्षमता। तो इतनी सारी ये होने, ये लिविंग है, जीवित हैं, लेकिन सारे प्रोसेस फॉलो करते हैं लेकिन बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो केवल हम रिप्रोडक्शन को लेके हम ये नहीं कह सकते कि अगर जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है वो लिविंग नहीं है, वो भी लिविंग है ना। और कोई ग्रोथ कर रहा है तो उसको देख के ये नहीं कह सकते कि ये लिविंग है, वो लिविंग नहीं है। तो केवल एकाक पैरामीटर पे हम लिविंग का निर्धारण नहीं कर सकते कि वो लिविंग है कि नहीं है। आगे बात आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। अगर कोई नॉन लिविंग है उसके अंदर हो रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो उसके अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैरासाइट के रूप में पाया जा रहा है। ठीक भैया, देखो आगे, मेटाबॉलिज्म इज द केमिकल रिएक्शन, ऑल केमिकल रिएक्शन, जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है उन सभी को एक साथ जोड़ के हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। और मेटाबॉलिज्म क्या कर रहा है, ऑल केमिकल रिएक्शन ऑकर inside the body of living organism ना। these reaction help to the organism obtain energy, growth, repair of tissue and survival ना। ये जो होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं वह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी हैं, एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, किसके रिपेयरिंग के लिए, टिश्यू के, और उसके खुद ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये जरूरी होते हैं भैया जी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है भैया, एनाबॉलिज्म मतलब समझो ये छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इन सबको जोड़ के एक बड़ा पार्टिकल बना दिया जाए तो दीज आर द एनाबॉलिक रिएक्शन ना। तो एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन अ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस फ्रॉम अ सिंपल सबस्टेंस ना। बहुत सारे छोटे छोटे सिंपल सबस्टेंसों से एक कॉम्प्लेक्स जटिल मॉलिक्यूल का निर्माण कर दिया जाता है, तो उनको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। और एनाबॉलिक प्रोसेसेस को हम बायोसिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं या बायोसिंथेसिस, या हम कह सकते हैं सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ये प्लांट ने करना है। प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड के बहुत सारे अमीनो एसिड, जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, आगे ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, बहुत सारा ग्लूकोज जब आपस में जुड़ जाता है तो वो ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। ठीक है ना, वो क्या करता है, ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, बातें क्लियर हैं। चलो आगे कैटाबॉलिक रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल रहेगा और ये क्या करेगा, अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना है ना, सिंपल मॉलिक्यूलों में टूट जाना है, उनको हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है जैसे डाइजेशन की प्रक्रिया, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया, ब्रोकन ऑफ फैट, फैट के टूटने की प्रक्रिया, ये सब कुछ क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है मेटाबॉलिज्म के ना। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू के लिए,
मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए ये जरूरी होता है ना। मेटाबॉलिज्म ना ये एक लाइफ का बड़ा ही बेहतर डेफिनेशन माना जा सकता है, ठीक है ना। ये लाइफ को, मेटाबॉलिज्म लाइफ को डिफाइन करता है पूरी तरीके से। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलके बना हुआ है, और हम लोग सेल का डेफिनेशन जानते हैं ना। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ अगर है तो वहां सेल है, ठीक है, क्योंकि सेल से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। अब सेल से चाहे कोई एक सेल से बना हो, चाहे 2 सेल से बना हो, चाहे 1000 चाहे करोड़ों सेल से बना हो, वो अगर सेल से बना है तो वो लिविंग है। वो सेल से बना है तो वो लिविंग है। अब इसके बेस पे देखा गया कि ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फॉर्म्ड बाय द सिंगल सेल। जो एक सेल से मिलके बना है वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा। कह रहा है मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, जियार्डिया है, लिस्मानिया है, ट्रिपेनोसोमा है, ठीक है ना। ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंतर्गत आएंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ बहुत सारा, मेनी सेल, नंबर ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। एग्जाम्पल होगा ह्यूमन है, पेड़ है, जो पेड़ पौधे हैं, काऊ है, ये मतलब काऊ सिप, बफेलो, गोट सब है। ये सब क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहे जाते हैं। कहाँ से आपके? आप सिलेंट्रेटा से ले लो, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थी, जस्कियाल्मिन्थी, जेनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, यहाँ तक चले जाएंगे। ये सब आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे ना। थोड़ा सा आप लोगों को अगर साथ मिलेगा तो सारे चैप्टर को हम एकदम आराम से, एकदम धीरे धीरे सब सारे चैप्टरों को पढ़ाएंगे, सारे चैप्टरों को समझेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड पूरी पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनके अंदर कॉन्शियसनेस होता है, या वो रिस्पॉन्स करता है किसके साथ? स्टिमुलाई के साथ रिस्पॉन्स करता है। स्टिमुलाई का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये हाथ है, यहाँ पे किसी ने ऐसे चकोटी काटा थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करेंगे? बाप रे, हटा लेंगे ना। कोई ऐसे चट दे किया, आंख पे टार्च जला दिया, लाइट जला लिया, तो आंख ऐसे झुलमुला देते हैं। तो ये रिस्पॉन्सेस हैं, और ये सब ऑर्गेनिज्म करते हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, सबका अपना अपना किसी न किसी चीज के साथ रिस्पॉन्स है। अब किसी टेबल पे नींबू गाड़ दो तो टेबल तो ऐसे मुड़ी करेगा नहीं। अगर आपके मुंह में कोई ऐसे छोटा सा नींबू गाड़ दे तो क्या करेंगे? चटकारा लेंगे बढ़िया सा। वही चीज होता है यहाँ पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर सराउंडिंग। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में, अपने चारों तरफ ना जो चीजें पाई जा रही हैं उनको डिटेक्ट कर पाने की क्षमता रखता है, उसके साथ रिस्पॉन्स करने की क्षमता रखता है, और ना चेंज होने की क्षमता रखता है, यानी उसके साथ रिस्पॉन्सेस करता है। और जिसके ना दीज चेंज आर कॉल्ड स्टिमुलाई, उस चेंज को हम स्टिमुलाई कहते हैं ना। जैसे स्टिमुलाई क्या हो सकता है? लाइट है, हीट है, कोल्ड है, वाटर है, केमिकल है, टच है, ये सब क्या है? स्टिमुलाई होते हैं। आगे एग्जाम्पल, ह्यूमन जो है वो अगर हॉट टच, जैसे कोई चीज टच करता है, अगर वो गर्म है तो उसके प्रति रिस्पॉन्स करता है। प्लांट जो है, जैसे प्लांट में सनफ्लावर को देखेंगे तो वो टर्न करता है जिधर जिधर सूरज जाता है ना, तो ऐसे टर्निंग होती है उसके अंदर, ठीक है ना। मिमोसा पुटिका ना एक पेड़ होता है जिसको कहते हैं छुई मुई, उसके पत्तों को छुएंगे तो पत्ता ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? रिस्पॉन्स करते हैं। अगली बात आती है एडॉप्टेशन की ना। तो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उनके अंदर एडॉप्टेशन की क्षमता होगी। वो एडॉप्ट करेंगे, अगर वातावरण बदल रहा है तो वातावरण के हिसाब से वो अपने अंदर परिवर्तन करेंगे। अब जैसे बरसात का समय है, लकड़ी को बाहर रख दें और वो लकड़ी है या लोहा रख दें, धीरे 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 उसमें जंग लगेगा
और वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पानी में भिगा दिया जाए तो आप जंग लग के ख़त्म नहीं होंगे, आप धीरे धीरे उन माहौल के साथ एडॉप्ट करना सीख लेते हैं। ठीक है जी। तो चलिए देखिएगा, एडॉप्टेशन इज द एबिलिटी ऑफ द एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स इन्वायरमेंट ना। तो एडॉप्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑर्गेनिज्म वहां पे जहां पे वो रहे वो सरवाइव कर लेगा। जैसे कैमल की बात करते हैं, ऊंट रेगिस्तान में रहता है, इसलिए इसके लेग जो होते हैं, पैर जो होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं। हम्प पाया जाता है जिसमें फैट को स्टोर करता है, ठीक है ना। पानी को कंजर्व करता है, वाटर कंजर्वेशन की क्षमता होती है। लिव इन डिजर्ट, रेगिस्तान में रहने के लिए उसको ये सब सारी चीजें हेल्पफुल होती हैं, हेल्प करती हैं। ठीक है। मछली पानी में रहती है, उसको ब्रीदिंग के लिए गिल पाया जाता है, तैरने के लिए फिन पाया जाता है, ठीक है ना। और स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, मतलब मछली की बॉडी ऐसी होती है कि वो पानी में आसानी से तैर सके ना भैया, मछली बना दे, ठीक है, पानी में आसानी से तैर सके। उसके लिए यहाँ पे इसको प्रकृति ने ऐसे फिन्स दे दिए हैं ना। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे ऐसे गिल्स दे दिए हैं, ठीक है, समझे ना लाला। पोलर बियर जो होता है उसको थिक वाइट फर दे दिया ना, थिक वाइट फर दे दिया, ठीक है ना। और एक लेयर दे दिया किसका, फैट का। क्यों, क्योंकि वो कोल्ड रीजन में रहता है और कोल्ड रीजन में रहने के लिए उसको ये एडेप्टेबिलिटी प्रकृति ने गिफ्ट के तौर पे दिया है, ठीक है। तो यहां तक की बातें आज कंप्लीट हुई ना, इतनी बातें आज हम लोगों की कंप्लीट हो गई और पहला चैप्टर, पहला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों का अगला पार्ट यानी दूसरा पार्ट जो रहेगा ना, दूसरा पार्ट कुछ ये है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में हम टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो आप पढ़ेंगे, पिछला जो आपने पढ़ा है अभी, अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप कमेंट बहुत जल्दी से कर देंगे, तो अगला पार्ट मैं बहुत जल्दी से आपको कर दूंगा। अगर बार बार कमेंट करते रह जाएंगे तो हम बार बार इनको फटाफट 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 डालते चले जाएंगे, जिससे आपको बायोलॉजी की सारी चीज़ें आराम से मिलनी शुरू हो जाएंगी। आप अपना नोट्स बना लेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर धन्यवाद। हम बस आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप जरूर से इसको देखें, अगर आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल का नाम ये देखिए, डीडीबी पीजी कॉलेज के नाम से ये चैनल, सॉरी डीडीबी एनसीईआरटी स्कूल के नाम से ये चैनल है ना, डीडीबी एनसीईआरटी स्कूल के नाम से ये आपके चैनल होंगे। और इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आपकी क्लासेस, बायोलॉजी की क्लासेस खास तौर से यहाँ पे पूरी की पूरी बायोलॉजी की क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी इस साल और अगले साल से। अगर आप लोगों का रिस्पांस और हमारा रिस्पांस, दोनों का रिस्पांस अच्छा रहा तो हम अगले साल से सारी क्लासेस यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी के साथ सारी क्लासेस आपको अवेलेबल करा देंगे इस चैनल पे। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना होगा तो आप डीडीबी ट्यूटोरियल ना प्ले स्टोर पे चैनल अवेलेबल है, वहाँ जाएंगे, चैनल को वो क्या कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और बैच परचेज कर सकते हैं पूरे साल भर के लिए, बायोलॉजी के लिए, अभी इस साल। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि अभी ये 2026 है ना। अगर आप इसको कभी एक आध साल के बाद देखें तो इस वर्ष का मतलब, इस वर्ष मतलब 2026 समझें। चलें, ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोग अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।